Dear students, using point elasticity formula, we can develop demand function, and that is possible if we use the exact differential equation methodology. Let us see how we can do that. Here we are given a certain value, that is the value of elasticity of demand, and it is used using the point elasticity formula. अब हम इसको यूज़ करके exact differential approach जो है हम उसे यूज़ करेंगे. We will be able to find out the demand function of this firm. So demand function हम कैसे develop करेंगे? Let us see. Since no differential equation is given, क्योंकि elasticity of demand दी हुई है और उसमें ये बताया गया कि it is point elasticity. So यहाँ से हम differential term develop कर सकते हैं. Otherwise we are given just a numerical value that is -2. So ये है हमारे पास given value जिसे हम ED की जगह point elasticity की जगह उसका formula लगाएंगे और formula है ये. All of us know as the students of economics and microeconomics से हमने ये formula borrow किया. इसकी अब rearrangement है जिसकी वजह से हम differential term generate करेंगे. So आपने देखा पहले हमने इस division को multiplication में convert किया जिसे reciprocalize होगी वो term जो उसके फ़ौरन बाद थी. उसके बाद हमने उसको जो term develop हुई थी उसे right hand side पे shift किया जिसके वजह से दोबारा से reciprocalize हो गई. और further हमने ये किया कि cross multiply कर लिया इन दोनों को और जिसकी वजह से हमारे पास ये टर्म बन गई. और बॉक्स में आप वो टर्म देख रहे हैं जो कि शिफ्ट हुई है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू दी अदर साइड. और मज़ीद हमने ये किया कि शिफ्टिंग कर दी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड टू दी लेफ्ट हैंड साइड जिसकी वजह से ये फॉर्म बन गई. इसे बनाने का मकसद ये है बिकॉज राइट हैंड साइड पे होगा 0 और हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथोडोलॉजी को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं. सो इसे मज़ीद रिफ़ाइन करके लिखा है. जो डिफरेंशियल टर्म्स हैं उन्हें हमने अलहदा लिख लिया है क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल टर्म्स अलहदा लिखी होती हैं और उनके कोफिशिएंट्स को हम m और n रिस्पेक्टिवली ट्रीट करते हैं. तो हम इसे कंपेयर करने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि ये वैल्यूज़ जो कि साथ लिखी थी एज कोफिशिएंट्स वो m और n के बराबर ही हैं. तो दिस इज़ हाउ हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है सिर्फ एक छोटे से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो था पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब उसके बाद m की वैल्यू हमने अलग से लिख ली, n की भी वैल्यू लिख ली और ये बता दिया कि y और t की जगह हमारे पास q d और p के वेरिएबल्स हैं. इसके बाद एग्जैक्टनेस टेस्ट जो है ये भी आप अप्लाई करते आए हैं. ये आप देखेंगे कि यहाँ पर सेटिस्फाई होता है या नहीं. तो जब हमने यहाँ पे टेस्ट अप्लाई किया तो चूंकि वेरिएबल्स की डिफ्रेंसिएशन दूसरे वेरिएबल के लिहाज से थी, दैट इज़ वाई दोनों साइड्स पे 0 आया और 0 आने का बेनिफिट ये हुआ कि एग्जैक्टनेस टेस्ट अप्रूव हुआ और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास हैं. दैट इज़ नाउ प्रूवन. अब हम 4 स्टेप प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जैसे हम प्रोडक्शन और यूटिलिटी दोनों के लिए करते आए हैं. और पहले स्टेप में आपको पता है कि हम एक फंक्शन डेवलप करते हैं जिसे प्रिलिमिनरी फंक्शन कहते हैं और वो ये है और वो होगा इन टर्म्स ऑफ क्यू डी और इन टर्म्स ऑफ पी. प्राइमरली हम पहले फंक्शन के लिहाज से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों करते हैं ताकि हमारे पास कुछ एडिशनल टर्म्स जनरेट हो. यहाँ पर ऐसा ही किया हुआ है कि वो फंक्शन हमारे पास यहाँ पर भी वही है लेफ्ट हैंड साइड पे जो राइट हैंड साइड पे है, लेकिन राइट हैंड साइड पे हमें कुछ बेनिफिट हुआ, एडिशनल टर्म्स जनरेट हुई जो हमें हल करने में मदद देंगी. डिफरेंशिएशन की गई और इंटीग्रेशन की गई, ये डिफरेंशिएशन की वजह से और ये इंटीग्रेशन की वजह से. और ये पहला वेरिएबल क्यू डी था जिसके लिहाज से की गई और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया इंटीग्रेशन की वजह से. और ऐसी टर्म्स जो कि पी की थी और एडिटिव थी वो उनके लिए हमने प्रोविज़न रखी चूँकि हमने डिफरेंशिएशन की है. अब ये जो हमारे पास फॉर्म है इसमें हमने एक फंक्शन बना दिया ओवरऑल इन दोनों टर्म्स का जो कि अंडरलाइन है ताकि सिंप्लिसिटी आ सके. ये वो 2 टर्म्स हैं जिनकी अभी हम बात पहले भी कर चुके हैं, सिंबॉलिकली लिखा था. यहाँ पर अगेन हमने उन्हें इन टेक्स्ट लिखा हुआ है. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जनरेट होता है और एडिटिव टर्म्स जो कि दूसरे वेरिएबल पी के लिहाज से एग्जिस्ट कर सकती थी वो यहाँ पर हमने लिख दी इन इंग्लिश. अब उसके बाद हमें ये पता है कि ये जो फंक्शन है गिवन फंक्शन इसका डेरिवेटिव पहले वेरिएबल दैट इज़ क्यू डी के लिहाज से अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो कैपिटल एम कहलाता है. सो इसीलिए आपने देखा कि हमने उसकी जगह एम लिख दिया. ये प्रोसेस हम मैथमेटिकली भी कर चुके हैं प्रोडक्शन के लिए भी और यूटिलिटी के लिए भी. सो जब m लिखा तो फिर उसके बाद उसकी गिवन वैल्यू भी हमने सब्सटीट्यूट कर दी.
और वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमने ये देखा कि हमारे पास ये एक फॉर्म आ गई, क्योंकि इस वैल्यू को हमने फर्दर इंटीग्रेट कर दिया, उसका फाइनल आंसर हमने लिखा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो जनरेट हुआ उसे हमने मर्ज कर दिया पी के इस फंक्शन में, ताकि हमारे लिए सिंप्लिसिटी रहे। दूसरे स्टेप में आपको पता है हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे वेरिएबल जो यहाँ पर पी है उसके लिहाज से, ताकि हम कैपिटल एन को इंट्रोड्यूस करवा सकें। तो आपने देखा कि हमने पी के लिहाज से डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और उसे सिंप्लीफाई किया है, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया क्योंकि इसके अंदर पी प्राइस नहीं था, इसीलिए इसका आंसर ज़ीरो आया। वेयर एज इसमें प्राइस का वेरिएबल था, इसलिए ये प्रिमिटिव के बजाय अब डेरिवेटिव बन गया है। सो अब आपको याद आ गया कि ये है कैपिटल एन के बराबर, जिसके लिए हमने ये डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था। तो एन हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया यहाँ पर, और फाइनली लिख भी दिया इस फंक्शन में, और एन को इसकी वैल्यू को भी इंट्रोड्यूस करवाया जो कि है 2/p, और 2/p हमने अब यहाँ पर लिख दी, और दैट इज़ इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ दिस प्राइस फंक्शन। लेकिन यहाँ पर आकर हमें अपने जो सफ़र है उसके इनकम्प्लीट होने का एहसास हो रहा है, बिकॉज हमें ओरिजिनल फंक्शन यानी कि प्रिमिटिव की ज़रूरत है, वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर p के लिहाज से ही अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास वो फंक्शन डेवलप हो जाएगा। इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास ये वाला फंक्शन डेवलप होगा। और लेट अस सी, इसकी हमने अब इंटीग्रेशन की थ्रू प्रॉपर चैनल, हमने इसकी इंटीग्रेशन की जो हमारे पास रूल्स हैं, और हमारे पास ये आंसर आ गया। तो दिस इज़ नाउ समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग। अगेन मैं आपके लिए ये स्टेप्स प्रोवाइड भी कर रहा हूँ और आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ दैट यू विल बी एबल टू डू दिस। सो ये वैल्यू अब हम फाइनली प्राइमरी रिजल्ट में लगा सकते हैं जो कि हमें मिला था इन दी फर्स्ट स्टेप, और अगले स्लाइड में आप देखेंगे हमने वो वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया। ये है वो वैल्यू आफ्टर सब्सटीट्यूशन। सो प्रिलिमिनरी रिजल्ट जो है वो हमारे पास अब विद द वैल्यू ऑफ प्राइस फंक्शन आ गया है। अब ये हमें याद है, अगेन हम इसके ऊपर ओवर लाइन देख रहे हैं, हमें ये पता है कि ये एक ऐसा फंक्शन था जो कि किसी कांस्टेंट के बराबर था, जिसकी वजह से इसका डेरिवेटिव ज़ीरो था। इसका मतलब है कि ये एक्चुअली किसी कांस्टेंट के बराबर है, और इसकी जगह हम कोई कांस्टेंट यहाँ पर हमने सी डी फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम रख दिया। सो सी डी जब हमने लिखा तो लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो गई, राइट हैंड साइड इट रिमेन द सेम। और चूंकि दो कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं इसलिए हमने उन दोनों को इकट्ठा किया, उसे C2 का नाम दे दिया। राइट हैंड साइड इट रिमेन द सेम। राइट हैंड साइड में अगले स्टेप में हमने एक चीज़ ये की जो कि लॉगरिथमिक रूल्स हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम है, कि अगर दो लॉगरिथम्स सेपरेट हों और वो ऐड हो रहे हों तो उनके अंदर उनके जिन वैल्यूज़ के वो लॉगरिथम्स होते हैं उन्हें हम जमा करके एक दफ़ा भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई किया और सिंप्लीफाई कर लिया। जब हमने देखा कि यहाँ पर नेचुरल लॉगर से हमने रिड्यूस करना है, हमने क्यू की टर्म्स में आंसर निकालना है, तो एक्सपोनेंट लेना इज़ समथिंग नेचुरल, इसलिए हमने एक्सपोनेंट रेज किया दोनों साइड्स पे। एक्सपोनेंट ऑफ C2 विल बी अनदर कांस्टेंट जिसे हमने C से शो कर दिया, और यहाँ पर एक्सपोनेंट और नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो गए, और ये हमारे पास बन गया जो द लेटेस्ट रिजल्ट। इसे हम मज़ीद रिफाइन करके लिख सकते हैं QD विच इज़ इक्वल टू दिस, जो कि QD इन टर्म्स ऑफ प्राइस है। ये हमने इसलिए लिखा बिकॉज हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि डिमांड फंक्शन हमने बनाना है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये डिमांड फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। और जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि हमने अपने सफ़र का आगाज़ क्या किया था, ये था वो फंक्शन जो कि हमने बनाया था पॉइंट इलास्टिसिटी के फॉर्मूले को यूज़ करके, और ये था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इंस्टेंस, और उसके बाद उससे जो हमने डिमांड फंक्शन बनाई वो ये है। सो यूजिंग द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथडोलॉजी वी बोरोड पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला फ्रॉम अ सर्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू, और उससे हमने डिमांड फंक्शन को डेवलप किया। थैंक यू।